Hello everyone. Today we are talking Professor Dr. Paramjeet Jaswal, Vice Chancellor of SRM University. मेरा पहला क्वेश्चन सर जो सभी वाइस चांसलर्स के साथ मैंने पूछा है वही मैं आपके साथ भी पूछना चाहूँगा. What values are most important to you as an education leader, sir? वेल एजुकेशन लीडर होने के नाते सबसे पहले जो है एक कमिटमेंट, आपका विजन और आपका एक मिशन, और उस विजन और मिशन को लेके आप अपनी कितनी कमिटमेंट दिखाते हो उसको पूरा करने के लिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक अनदर कंपोनेंट है. जैसे आज से 2 साल पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन हिंदुस्तान में हम इतनी जल्दी करेंगे. Right, sir. लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आया, जैसे भी नई सिचुएशन आई, हेल्थ सेक्टर के साथ साथ एक जितनी जल्दी एजुकेशन सेक्टर ने इसको अडॉप्ट किया, अडेप्ट किया और फर्दर बच्चों का एकेडमिक लॉस होने से बचाया, वो एक अपने आप में एक उदाहरण है. बहुत बड़ा उदाहरण है. मतलब जनरली हम देखें तो शायद ऑनलाइन एजुकेशन को या इस डिजिटल एजुकेशन को हम 5 या 7 साल में एक्सेप्ट करते या 10 साल में एक्सेप्ट करते. इट कुड हैव टेकन दैट मच ऑफ टाइम. राइट. लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं पिछली इंस्टीट्यूशन में था 2020 में, मार्च में जब पहला लॉकडाउन हुआ तो 15 तारीख को लॉकडाउन की आई थी बात, जी. तो हमने 17 तारीख से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी थी वेरी नाइस. विद इन 2 डेज. राइट. राइट. उस समय हमारे जो फैकल्टी मेंबर थे वो भी कुछ रेडी नहीं थे, स्टूडेंट कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे. लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, हमारे उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने इमीडिएटली उसको स्विच ओवर किया और अपने विद्यार्थियों का एकेडमिक लॉस पूरी तरह बचाया. पूरी तरह बचाया. तो सर इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर किस फैकल्टी ने या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर कैसे एक लीडरशिप को हमने क्या किया कि पहले तो अपना हमने वेबएक्स लिया हुआ था. कई टीचर ने शुरू में जूम या गूगल प्लेटफॉर्म यूज़ किया. हम मेनली मैंने ये किया था कि वेबएक्स पे हम इसको करेंगे. उसके साथ साथ हमारे जो कुछ पब्लिशर थे उन्होंने इमीडिएटली ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल कराई, क्योंकि कुछ बच्चे जो थे लॉकडाउन में घर गए हुए थे, कुछ हॉस्टल में थे, तो वो कहते हैं हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो तो घर पे है, लाइब्रेरी हम आ नहीं सकते हैं, लॉकडाउन है, तो हम कैसे पढ़ें. तो उस समय फैकल्टी ने बहुत कंट्रीब्यूशन की. हमारे लाइब्रेरी से हमने पूरे का पूरा मटेरियल उनको ऑनलाइन करके उनको दिया. कुछ कंपनीज़ ने, जैसे मुझे उस समय सबसे पहले ईस्टर्न बुक कंपनी ने अपनी जितनी किताबें उनकी पब्लिश थी, उस समय काफ़ी अराउंड 400 टाइटल्स थे, उसको सारे ऑनलाइन विद रिमोट एक्सेस अवेलेबल कर दिया. तो हमने एज ए वाइस चांसलर होने के नाते हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी, हमने उनको ख़रीदा, उनके सॉफ्टवेयर को ख़रीदा और रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करके बच्चे घर में बैठे हुए उनके सामने किताब खुल रही है, उसमें से वो नोट्स बना सकते हैं, ऑल ऑनलाइन ऑन द लैपटॉप एंड एवरीथिंग. अल्टीमेटली हमने इवन कुछ बच्चों को जिनका डाटा की अपनी को प्रॉब्लम थी, हमने कहा कि आप अपना डाटा परचेज कर सकते हैं, हम उसको रिफ़ंड करेंगे. राइट. आपका जितना भी डाटा लगता है, चाहे आप जियो का लें चाहे एयरटेल का लें, हमें रिसीट दें और हम आपको उसको रिफ़ंड करेंगे. लास्ट डिस्कशन में डॉक्टर अजय राणा के साथ बैठा था सर, उन्होंने ये बात उठाई थी कि पैंडेमिक में सभी ने आवाज़ उठाई कि गरीबों को खाना दो, कंबल दो, कपड़ा दो, ये दो, वो दो, लेकिन किसी ने ये सच में नहीं दिखाया जो आज में सुनने को मिल रहा है कि इंटरनेट डेटा भी तो दो, क्योंकि इंटरनेट डेटा का लोड एकदम से फैमिली के ऊपर बढ़ गया. बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में डिजिटल डिवाइड तो है. हाँ. क्योंकि कुछ बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे डाटा स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, तो हमने कहा कि आप भाई उसको ख़रीद लो. अगर सरकार अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है, जो बाद में कई जगह एक्सटेंड हुआ है पिछले 2 सालों में, लेकिन तब हमने ये कहा था कि अगर आप रिमोट एरिया में बैठे हैं तो अपना डाटा खरीदिए. तो हम उसको आपको, बिकॉज वो लाइब्रेरी फंड से या बाकी वीसी के डिस्क्रिप्शन में फंड होता है, हम उसको रिफंड करेंगे. कुछ लोगों को तो कई इंस्टीट्यूशन में, मेरी इंस्टीट्यूशन ने तो नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन कई इंस्टीट्यूशन ने इवन लैपटॉप तक प्रोवाइड किए बच्चों को वो अपने पढ़ाई करने के लिए, सो दैट देयर इज़ नो लॉस. सर मैं जानना चाहूँगा और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, हम परमजीत सर को कैसे जान सकते हैं, आपकी जर्नी, आपका क्वालिफिकेशंस और आपकी रिसर्च के बारे में.
मेरी जर्नी बड़ी हम्बल बिगिनिंग है. मैं एक बहुत ही रिमोट एरिया में स्कूलिंग शुरू की थी, जहाँ मुझे अपनी प्राइमरी शिक्षा के लिए एक प्राइमरी स्कूल में 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था. प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद मैं हाई स्कूल में गया कि वो 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था. हिंदी माध्यम में पढ़े जी सर. मैट्रिक पास करने के, लेकिन मेरे पिताजी जो आर्मी बैकग्राउंड से थे, पढ़े हुए थे. मेरी फैमिली पूरी पढ़ी हुई है. आज की डेट में मेरी फैमिली में 5 लोग हैं. मैं, मेरी वाइफ, 2 मेरी डॉटर और एक मेरा सन इन लॉ. 5 के 5 ही हम PhD होल्डर हैं और 5 के 5 हम एकेडमिक्स में हैं. वापस जाते हुए तो मेरे फादर ने मुझे कॉलेज एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ में भेजा. वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन के बाद चंडीगढ़ में मैंने लॉ किया. लॉ करने के बाद मैं वहीं पे मेरी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई कुछ महीने के लिए. फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में रेगुलर अपॉइंटमेंट शुरू की 1983 में. और फिर 87 में मैं वापस आ गया अपने पेरेंट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में. और फिर मुझे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, नेहरू सेंटेनरी फेलोशिप मिल गई थी इंग्लैंड में पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए. Then I did it from School of Oriental and African Studies in London, from London University, and did then thereafter diploma in human rights from Strasbourg in France. Did my internship in human rights from Geneva, completed that, and came back to India. I was immediately chosen out of the country for the career award, which is given by the UGC to the young talented teachers in 1994, which was one of the rare award which our university got at that time. That is, we are given 3-year paid leave. I could go to any of the university and officially, and the University Grants Commission used to pay for me, and I was accepted as the official visitor. Okay. Then in 1998 I became a full-fledged professor. I also shifted to private sector to establish 2 law colleges in Punjab in 2005, and 2008 I became head of the department of my own department where I studied, and in 2010 I became the Vice Chancellor of National Law University in Chhattisgarh, which is known as the Hidayatullah National Law University. Right, it's a very popular university. Very good National Law University. I served there for a couple of months, and then I was offered the Vice Chancellorship in National Law University, Patiala, Rajiv Gandhi National Law University, Patiala, where I served 2 terms of 5 years each. Right. To be more precise, I served there for 9 years, 9 months and a few days. Okay. Because I resigned there to join SRM University Right. in 2020. 2020. And I joined here on 1st of December 2020. And till the date, like we are facing this pandemic challenge. And Yes, continuously we are when I doing the joined, actually I joined virtually. Yeah. I couldn't join physically here because I was to come, and then farmers' agitation was there, and this area was blocked, Right, completely occupied, and it was not possible to come here physically. Right. So I never came here in December. I came here only in January last year, 2020. 2021. 2021. Okay. So the 1 year was remotely. Right. In addition to that, I have been a Fulbright scholar. Okay. Also, so I have a distinction of being a Commonwealth Fellow also and Fulbright Fellow also. Right. I have authored 5 books and edited about 36 books. So total 42 or 43 books are already in my name. Okay. I have publications, the national and international journals. I have participated in different workshops, seminars across the globe. Right. So tell I us something have about your research. produced more than 25 PhD scholars. Okay. I have produced 2 LLD scholar also. So my research area has been good. It's completely, it's vast, like you can And say. one thing I may mention here, my wife is also Vice Chancellor, Right. and we happen to be the only couple in the country, Right. Husband and wife. Both husband are and wife, both
vice chancellor of, we were vice chancellor both of public institutions, government institutions. Government institution. Now I'm in private sector since last 1 year, Right. but before that she is vice chancellor since last 3 years. Right. Sir, I want to understand, even like everybody wants to understand, as you said, you already written so many books and the publication is also on a very higher level, nationally and internationally. So what is research basically in your terms? Because of you also came from the same journey. You research and then you return and then it's published. So you achieved at particular, a level. But the people, those who are doing this thing as of now, they are into research, they want to do the PhD, either they want to come in academic, the industry. What is research and how to do the research? I'm very sorry to say that in my opinion the standard of research in most of the education institution has gone down. Okay, sir. But I feel when I started doing a research, I was very lucky that my teachers all throughout, right from my primary school onward, they have been outstanding. Okay. So we used to discuss a topic. The teacher used to say that you read a material, find out and make out your own view. Clear. Then teacher, for the sake of discussion, will take a contrary view. Right. And then we will argue, find out the reasons. So research is, there is something already in existence. You research again that Right. and come out with your own ideas, own solution. What you think for the future can be the problems and what are the solutions to that. So that is the research. In that, in our times, of course, it was very difficult. We didn't have the computers. We had to manually type everything or write with in handwriting. Go to the libraries. Go to the libraries. We never had the search material there on the screen that we can find which books are there. We had to find out ourselves. Librarians were great help. But today, the research has become much easier that we can find out the data on sitting at home or anywhere on the screen. But two main things which are very important for the researcher are, one is we should not copy a material just from online material, Right. because online whatever is available, whether it is a Google or whether it is a Wikipedia, it is what we have loaded. I have a viewpoint I have loaded that may be a correct or may not be a correct view. Right. So I have to go to the original source. Right. So my first take to the advice to the researcher is, you take the help of the modern tools, but do read the original source. Right. Second is the threat today where the UGC particularly has taken a lot of steps. That is the plagiarism. There is so much of material that you cut, copy, paste, and just give your own. That is what is happening. Right. Whereas when we talk about the research is not only the existing material. Out of that, you find out what is right and wrong, and then give your own projection. That is the research. That is the research. That you very nicely you framed this word. Even in my past 17, 18 years, I never been, breakthrough with this word, the research. So it's but obvious, it's completely defined. Something is already there. You need to research it. Research it Yeah. and come out with something new by adding your own. Right. In fact, when we guide our students for PhD thesis or higher studies, even a master's also, we do have a heading, what is the limitation of your study? What is the contribution your study is going to make to the subject in which you are doing? Right. I take one example. Like, say today, there's an old from the very beginning. Right, we have been saying we have all fundamental right to life and personal liberty. Right. We have been all talking about right to Right. life and personal liberty, Right. but we never talked about the right to privacy to that extent. It is our Supreme Court which gave interpretation that personal liberty includes even your right to privacy also. Completely right. And with the privacy, like when the validity of Aadhaar card was challenged, or Information Technology Act came, and the social media,
whatever we think we upload, and then sometime violate the privacy of other persons. Some and other all. person as well. So then, if I am doing a research on a privacy, I would have to suggest what are the controlling factors which we can bring into existence as a rule or a norm of the system to be accepted by the society, that I exercise my right to life and personal liberty without interfering with your right to life, personal liberty and privacy. Completely. Well said, sir. Well said. So that I have to give a solution. Like our parliament is still having a bill on data protection on the social media, and all data protection bill is still pending. Right. Whereas the European norms, they are very important, and they are controlling at a much advanced stage. Now, what are the loopholes in those guidelines? What better things can happen for the future? Right. That we have to suggest. That we have to suggest. That is the research. That is the research. What? Similarly, in the lab, you do an experiment. So like the old thing, the gravitational force, when it was invented, the apple came down. So the question came for a research: why apple came down? Why it didn't go up? Right. So that is the research question. Right. This is the research question. And then we found, yes, there may be some attractive force in the planet Earth, Right. which is attracting it. Reflecting it. When we jump up, why do we come down? Again, it's coming down. And when we are in space, where there is no gravitational force, so that is the research question. Right. The gravitational force is decreasing or increasing? How far, at what height it increases? Right. What is the strength of that? Right. So within this, our institution where you are presently a vice chancellor, something we are doing different for the research. We have, that's a very good question. Actually, we have total focus on research. We have 6 faculties. Our main forte is engineering. Okay. And we have collaboration with the industry, because what happens is education is not only what we study in the books only. The practical aspect and interaction with the industry is very, very important. So from that angle, we have a collaboration with Siemens. We have a Siemens Center of Excellence. Okay. We have a collaboration with Bosch. Okay. So these are the very important industries. Right. Similarly, we have C4D here, special center, that is a Center for Drug Design, Discovery and Development. Right. And हमारे उस सेंटर में इवन कोविड के टाइम पे कोविड से बचने के लिए, बिकॉज डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमारे काम चल रहा है यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए कि कोई एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए कि जिसको कोई भी वेरिएंट इसका आ जाए, विद जैसे कोविड-19 से वो ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, कोई भी आ गया, तो आ जाए तो एक कैसे हम एक वैक्सीन से और एक बूस्टर डोज से कैसे हम लंबे समय तक उसकी हमें इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ कैसे आए. तो हमारा डिस्कवरी चल रही है उसमें, हमारे बच्चे, हमारे टीचर उस पर काम कर रहे हैं. रिसर्च में सर ग्रांट को लेकर के क्या आपका? हाँ, रिसर्च ग्रांट हमें हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, हमारे जो टीचर्स हैं वो अपनी रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं. हमारी गवर्नमेंट बहुत इसको प्रमोट कर रही है, तो हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस से भी आती है, DRDO से भी आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से भी आती है, तो UGC से भी ग्रांट मिलती है. तो रिसर्च ग्रांट्स के डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड इन विच यू आर डूइंग, हमारे रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं. और हमारे पास इस समय हमारे टीचर्स के पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारे करोड़ों रुपए की ग्रांट हमारे पास आई है. कुछ कोलैबोरेशन हमारी दूसरे कंट्री के साथ भी, जैसे ब्राज़ील के साथ है, UK के साथ है, हमारे ऑलरेडी कोलैबोरेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें ग्रांट्स वहाँ से भी मिल रही है. सर, कॉन्टिन्यूस डिस्कशन के अंदर जब एक बच्चे की जर्नी के बारे में बात करते हैं तो उसको एक सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी ज़िंदगी बितानी होती है कि वो पहले प्राइमरी पढ़ता है, फिर वो सेकेंडरी में आता है, देन हायर एजुकेशन की तरफ जाता है. चलते चलते एंड में जाके उसकी जर्नी जहाँ ख़त्म होती है उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. सब कुछ पढ़ने के बाद अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो इस सोशल इंजीनियरिंग के अंदर उसको एक उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती.
अल्टीमेटली सोसाइटी चाहती है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद उसको एक अच्छा जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि 100% की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन ही उठाए जब वो एडमिशन के लिए आते हैं, तो कि आप प्लेसमेंट देंगे या नहीं देंगे। उसी प्लेसमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले इंटर्नशिप्स के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि बच्चा रियलिस्टिक एनवायरनमेंट को पढ़ पाए। फॉर एन एग्जांपल, मैंने और भी एजुकेशन लीडर से बात करी तो निकल के आया कि आज बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है और जब वो 4 साल बाद इंजीनियरिंग करके निकलता है तो तब तक टेक्नोलॉजी बदल चुकी होती है, तो उसको रियल टाइम एक्सपोजर लेने के लिए इंडस्ट्री के पास जाना होगा और उसे बताना होगा कि मेरी कैपेबिलिटीज़ ये है, जिसके लिए उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इंटर्नशिप्स की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमिक स्ट्रक्चर में या बच्चों के एकेडमिक कैलेंडर में क्या है, उनको कितना सीरियसली इसे लेना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटर्नशिप में क्या है? मेरा विचार इस मामले में थोड़ा सा बाकी लोगों से डिफरेंट है। जी सर। पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जी सर। एजुकेशन का सिर्फ रोल ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट लेना है, जी जी, एम्प्लॉयमेंट देना भी है। एम्प्लॉयमेंट देना भी है, राइट सर। मेरा ये मानना है जी, कि ये मेरी इच्छा है, वेदर आई वांट टू बी ए एम्प्लॉई और आई वांट टू बी एन एम्प्लॉयर। वेरी राइट सर, वेरी राइट। मैं एजुकेशन किस पर्पज से ले रहा हूँ कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे एम्प्लॉयमेंट देनी है और मुझे चलना है। राइट। उसके लिए ये ज़रूर मदद करता है कि मेरा अगर कोई बिजनेस है, कुछ है। लेकिन आज आप नज़र दौड़ा के अपने हिंदुस्तान में देखें या वर्ल्ड में देखें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं उनकी कोई बैकग्राउंड इंडस्ट्री की नहीं थी, वो खुद बने। राइट। आप टाटा की बात कर लीजिए, आप बिरला की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, अंबानीज की बात कर अंबानी लीजिए। इसकी भी बात करें। ये तो सेकंड जनरेशन है, बट फर्स्ट जनरेशन को देखिए तो वो कोई पुरानी उनके कोई इंडस्ट्री बैकग्राउंड नहीं थी। सो एजुकेशन का मेरा पहला मानना तो ये है कि एजुकेशन में आपको जो पढ़ते हैं तो आपको खुद ये पहले सोच के डिटरमिन्ड होके प्लान करके पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही लेनी है, और एम्प्लॉयमेंट लेनी है तो किस लेवल की लेनी है, राइट। मुझे कहाँ रुकना है, मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लेनी है या मुझे प्राइवेट में जाना है, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान में काम करना है, मुझे बाहर भी करना है या कहीं भी करना है। राइट। दूसरी बात जो है, एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो ये नहीं है कि आपको एम्प्लॉय बनाना या एम्प्लॉयर बनाना। जी। एजुकेशन का मेन पर्पस है टू मेक यू फिट टू फाइट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, टू एग्जिस्ट इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और गिविंग एम्प्लॉयमेंट। राइट। आपको सिर्फ डिग्री नहीं देनी है मुझे, राइट। और वहाँ पे रोल आता है इंटर्नशिप। Yes, in the modern world, the internship is very, very important and component. But I don't want the student to walk on crutches. जहाँ आप कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है इंटर्नशिप देने के लिए। अगर बच्चे आप पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके कि जी आपका इंटर्नशिप का क्या रिकॉर्ड है, तो मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ गया, लाइटर वेन। एक पेरेंट्स आए हैं और वो गेट पे पूछते हैं गेट कीपर को, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, कि हम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बहुत अच्छा, 100%। कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं? कहता है मैंने यहीं से बीटेक किया था और मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ यहाँ का। तो प्लेसमेंट हो गई उसकी, हाँ, लेकिन वो बीटेक करके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बना। तो वो उसको मैं प्लेसमेंट को नहीं समझूंगा। प्लेसमेंट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड द एजुकेशन लेवल। राइट। तो हमें उस रेस में नहीं भागना चाहिए कि बस 100% प्लेसमेंट है। हाँ, उसका लेवल देखिए आप मेरा अगर साइंस की तरफ रुझान ही नहीं है, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, हर पेरेंट्स चाहते थे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना। आजकल के ज़माने में वो शायद नहीं है। आजकल इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ ओपन है। और आप देखिए ओयो आया, ओला आया, अमेज़ॉन आया, देखिए घर बैठे ये जो स्टार्टअप्स आए, कैसे उनसे बच्चों ने घर बैठे यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करके कितना कितना बिजनेस बना लिया उन्होंने। तो उस तरीके से हमें उनके दिमाग की जो
फर्टिलिटी है, वो एक टीचर का काम है कि उसको जगाना, जगह, राइट, और वो जाग गई तो जो हमारा आजकल की जनरेशन है वो बहुत तेज़ है। बहुत तेज है। अगर उनको बेसिक फैसिलिटी मिले तो वहाँ रोल आता है इंटर्नशिप का, जहाँ के इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिले। पूरी कोशिश इंडस्ट्री से टाई अप करते हैं। उसमें से 3 बेनिफिट होते हैं हमें। राइट, एक हमारी सोशल उसकी नेटवर्किंग हो जाती है। राइट, दूसरा, अगर वो लड़का होनहार है, अपना बेस्ट कर रहा है, तो उसको उसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तीसरा, ये हमारे उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है हमारे एडमिशन प्रोसेस पे पड़ता है कि जी हमारे लड़के जो हैं वो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। अदरवाइज मेरे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आप मेरे को कहीं एक साइंटिफिक लैब में मेरे को आप लगा दो, राइट, मैं आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। राइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल आई गिव यू इज ऑफ धोनी। ही वॉज ए फुटबॉलर He was a footballer, right, and he became one of the best cricketer. right, Tendulkar failed in school, but he became one of the best cricketer. Amitabh Bachchan failed in his first audition test in the radio कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और आज वो इतने बुढ़ापे में भी अपनी आवाज़ के सिर पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। right, like his legendary voice he's having now, So it depends, right, and it is not a constant factor right, that today I cannot do this thing, I can never do this thing in future. आज मेरी वो इंद्रियों की जागृति शायद प्रॉपर नहीं हुई है इसलिए, या किसी ने मेरे को सही रास्ता नहीं दिखाया है। कल आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, मेरी इंद्रियों को जगाएंगे, जी, मैं कर पाऊंगा। कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात, तो वो मेरा क्या मानना है। राइट, राइट। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया, रिसर्च को डिस्क्राइब किया, इंटर्नशिप के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब किया, और जितना आपने क्लियरली इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं वो बहुत सही है। मैं डॉक्टर परमजीत जसवाल से जानना चाहूँगा उनके सक्सेस मंत्रा क्या है बेसिकली, क्योंकि आपका जर्नी जो आपने बताया वो बहुत अच्छा रहा, और बट ऑब्वियस एज यू सेड दैट यू आर द ओनली कपल इन इंडिया एज ऑफ नाउ, द हस्बैंड वाइफ बोथ आर द वाइस चांसलर एंड बोथ वर्कड इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. So what are your success mantra? If Som Sharma personally wants to follow, then Paramjit sir, what I can copy from you? My first good luck has been, there had been a complete support right from my parents to my family, my wife and my children, as far as the education is concerned. Very nice, sir. फॉर एग्जाम्पल घर में आते हैं, हस्बैंड वाइफ की कई बार लड़ाई होती है, लेकिन हम दोनों लॉ के थे, लेकिन एकेडमिक एंगल से देखते थे। तो हम रात को एक जाग रहा है, एक सो रहा है, तो हमें उनको पता है कि क्या वे पढ़ रहा है तो इसका को मतलब है। दूसरा, मेरा गुड लक बहुत अच्छा रहा कि मुझे, जिसको मैं प्राइमरी कॉज मानता हूँ, मुझे प्राइमरी लेवल से लेके मेरे पोस्ट डॉक्टर तक मुझे टीचर एक से एक बढ़िया मिले। सर, किसी एक टीचर को मेंशन करना चाहेंगे? यस, मैं हम इसे लाइफ टाइम रिकॉर्ड में रखेंगे सर। हाँ बिल्कुल, जी। मैं एक क्या दो भी बता सकता हूँ। मुझे ये बताइए कि आप हिंदुस्तान का बात करना चाहते हैं कि बाहर सर, की? आपके बेस्ट। नहीं, आप दोनों बाहर वाले जो मेरे इंग्लैंड के टीचर थे उनका एक अलग उदाहरण है, हिंदुस्तान वालों का एक अलग है। दोनों जानना चाहेंगे सर, आप दोनों जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान में मेरे एक, और क्या उन्होंने चेंजेस किए आपकी लाइफ में? जब हमने लॉ ज्वाइन किया तो मेरे एक से एक बढ़ के टीचर थे, वो बहुत अच्छे ऑथर थे। तो हमें ये लगता था उस समय, यार इन्होंने इतनी अच्छी किताबें लिखी है जिनको सुप्रीम कोर्ट कोट करता है, ये कितने इंटेलिजेंट होंगे, राइट, क्या हम इनका फ्रैक्शन भी कभी बन सकेंगे? तो ये एक हमारी इच्छा होती थी। राइट, तो हमारे उस समय जो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे, प्रोफेसर दयाल उनका नाम था, एस दयाल, शिवदयाल सक्सेना। छोटे से कद के थे, कोई अट्रैक्टिव लुक नहीं थी, और वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे विच इज़ मोस्ट ड्राई सब्जेक्ट ऑफ द लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। ओके, और वो उन दिनों में ये होता था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ अपना पान अंदर रख के पढ़ाने आ जाते थे। राइट, और जब वो पान यहाँ दिख रहा होता था, राइट, उस दिन तो वो इतना आउटस्टैंडिंग पढ़ाते, अब जब बोलते थे उनका इतना मैग्नेटिक ऑरा था कि वो एक ड्राई सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह पढ़ा के, अगर 2 घंटे भी पढ़ा रहे हैं तो आप आँख नहीं झपक सकते थे।
और आपकी मेमोरी में वो ऐसे होता था कि लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है। मुझे याद है, मुझे एक बार 104 का बुखार था, मैं रिक्शा लेके सिर्फ उनकी क्लास अटेंड करने गया, कोई बच्चा उनकी क्लास मिस नहीं करता था। वेरी नाइस। सो ही वॉज अ रोल मॉडल। उनके आगे स्टूडेंट थे, वो भी मेरे जो टीचर रहे प्रोफेसर बलराम गुप्ता थे, बहुत अच्छे टीचर। और भी मेरे प्रोफेसर तिवारी थे, बहुत अच्छे टीचर रहे। वो एग्जाम्पल इतना अच्छा देते थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे कंपनी लॉ के टीचर थे, तो वो पढ़ा रहे थे कि कंपनी बनाने के लिए कंपनी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जब भी अगर कोई कंपनी लगाओ तो नाम सोच समझ के रखना। अब बच्चे शरारती होते हैं, जी, 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 विद्यार्थी। तो एक विद्यार्थी ने पूछा जी कि हम पंजाब में नरेंद्र सिंह, हरिंदर सिंह, गुरविंदर सिंह कोई भी नाम रख दो, उसमें क्या फ़र्क करता कंपनी का नाम, किसी भी नाम से रख दो। राइट। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि बेटे अगर आप पंजाब में शेविंग ब्लेड बनाने की कंपनी लगाना चाहते हो और उसका नाम रख दो गुरु नानक शेविंग ब्लेड कंपनी, तो वो पैदा होने से पहले ही जल जाएगी। जल जाएगी। वेरी राइट, वेरी राइट। तो कितनी उसको समझ आ गया कि समझ यार आ गया, हाँ। कंपनी का नाम रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट जी। ये तो है हिंदुस्तान का। जी। मैं जब इंग्लैंड में गया तो मेरे वो जर्मन, अभी वो तो हैं अभी भी, प्रोफेसर मेन्स्की, जर्मन फेलो, बट ही वॉज टीचिंग इन लंदन। ओके। तो उनसे मेरा वार्तालाप हुआ और उन्होंने बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन के बाद, 2 घंटे के बाद, कि आप में एक कंसेप्ट नोट चाहिए, कितने महीनों में लिखोगे। मैं कहा नहीं, मैंने तो जो डिस्कस किया, आई नो द सब्जेक्ट, राइट। महीने नहीं चाहिए, मैं तो आपको कल दे सकता हूँ। जी। तो ये लाफ्ट, कहते नहीं कल नहीं होगा, मुझे एक डिटेल्ड 10 पेज का चाहिए राइट। कंसेप्ट नोट, तो मुझे जिसमें आप काम पूरा साल कर सकें। ओके। तो मैंने कहा नहीं, मैं दे दूंगा आपको। तो बड़ी देर के बाद वो कहते हैं अच्छा तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें 15 दिन देता हूँ। लेकिन मैं मान गया वहाँ पे, लेकिन मैं अपने उससे नहीं सेटिस्फाइड था। पूरी रात बैठा, अगले दिन दोपहर तक बैठा, और मैंने अगले दिन जाके उनके पिजन होल में डालाया 1.5 दिन में, मतलब राइट। जो उन्होंने 15 दिन दिए। जी। मैं जब अगले दिन सुबह गया वहाँ पे तो पिजन होल में देखा तो मेरा वो उन्होंने कंसेप्ट नोट पिजन होल में डाला हुआ, पूरा रेड। तो मुझे इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा मुझे कि मेरा ही नोट है, पूरा रेड है। लेके फटाफट बैग में डाला, मैं अपने ऑफिस में आके देखा तो मैंने कहा ये टीचर तो पागल लगता है मुझे, ये सारा रेड कर दिया। जब देखा तो उन्होंने हर गलती जो रेड थी वो बिल्कुल सही पॉइंट आउट, लेकिन मेरी ईगो ख़त्म नहीं हुई, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती होगी तो क्या है। हम फिर पूरा एक दिन बैठे, एक रात बैठे, उसको सारे को रिवाइज किया और एक दिन के बाद फिर सबमिट कराया। सबमिट कराए। फिर एक दिन के बाद मैंने पिजन होल चेक किया तो मेरा नोट वहीं पड़ा है। इस बार सारा ही ग्रीन किया हुआ उन्होंने। राइट। तो पहले तो सोचा कि ठीक होगा, राइट। लेकिन वो ग्रीन इसलिए किया था डिफरेंट थिंग से कि वो गलतियाँ फिर पकड़ी थी उन्होंने। तो मैंने कहा ये फिर भी टीचर, इसने इतनी फिर पूरे सारा ग्रीन कर दिया। जी। देन आई सॉट ए टाइम फ्रॉम हिम। मैंने कहा सर ये मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या चाहते हो मेरे जी, से, जी, जी। कंसेप्ट इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है जब मुझे नॉलेज है सब्जेक्ट की। जी। अब आती है वो जो रिसर्च और प्रिसीजन की बात है। राइट। उन्होंने कहा कि आपने ये पेज नंबर सो एंड सो पे 3 लाइनें विद इन इन्वर्टेड कॉमा कोट की हैं, वो एक जजमेंट से है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहते बताइए इसमें क्या गलती है। तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई गलती नहीं लगती। उन्होंने पूरा सर्कल किया हुआ था। फिर उन्होंने ओरिजिनल सोर्स दिया, ओरिजिनल जजमेंट दे दी। ओके। कहते ये जजमेंट आपके सामने पड़ी है जो आपने कोट की है, 3 लाइनें थी, राइट। आप पढ़िए और इसको कोट बताइए इसमें क्या गलती है। मैंने एक एक वर्ड पढ़ा। मैं कहा जी एक भी वर्ड मिसिंग नहीं है, एक भी गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कहते गलत है। अब कहते जब तक मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप गलती नहीं बताओगे। गलती क्या थी उसमें? केस का नाम था रेलैंड वर्सी फ्लेचर, फ्लेचर के स्पेलिंग गलत थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि रिसर्च में प्रिसीजन जो है, इन बिटवीन द वर्ड्स एंड लाइंस यू कैन नॉट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एनीथिंग एट योर प्लेजर। राइट। और you should have the reasons राइट। व्हाई यू हैड डन इट। why have you done it। राइट। तो वह उन्होंने फिर मुझे सिखाया और फिर वो मेरे फेवरेट टीचर बन गए। आज भी उनसे वो आते हैं, हिंदुस्तान में भी आए, मेरे विश्वविद्यालय में भी आए थे। बहुत अच्छा बोले।
और वो देखिए जर्मन होते हुए उन्होंने हिंदू लॉ पे के ऊपर किताब लिखी है। ओके, वेरी नाइस। इंडियन के वो पूरा उन्होंने। तो वो पब्लिश्ड है इंडिया में हाँ किसी जी, हाँ जी। पब्लिकेशन के थ्रू? हाँ जी। राइट सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा, बहुत खुल के आपने अपने जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, सक्सेस मंत्रा के बारे में बताया। परमजीत सर फैला के बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और हमारे मेंटोर भी हैं। परमजीत सर इज टेक केयरिंग द डायरेक्टर पोजीशन इन फेडरेशन ऑफ एजुकेशन लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं चाहूँगा कि परमजीत सर कुछ फैला के बारे में जो भी आज तक वो समझे हों या फिर कोई मैसेज हमारे लिए या फैला के प्लेटफॉर्म से पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो मैं आपकी तरफ से जरूर चाहूँगा। सोम जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने फैला के बारे में सोचा। मैं जैसे कि पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि किसी भी देश की प्रगति के लिए दो ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें प्रगति करना बहुत ज़रूरी है। एक है एजुकेशन सेक्टर, दूसरा है हेल्थ सेक्टर। राइट सर। और आपने एजुकेशन सेक्टर को चुना है इस फैला के एज ए फाउंडर, तो उस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। फैला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक बहुत ही क्लियर मैसेज है, बड़ा क्लियर उसका मोटो है कि एजुकेशन जो हमारे हायर एजुकेशन है वो हम देते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन हम जो कहते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल है। राइट। हर यूनिवर्सिटी का एज पर स्टैचूट एक वाइस चांसलर होता है जो कि एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जिसको कंप्लीट कंट्रोल देखना है, उसको प्रोग्राम भी चलाने हैं, उसका स्टैंडर्ड भी देखना है, पूरा हर कुछ देखना है। तो हमारे देश में जहाँ के अबाउट 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट सर, 1000 वाइस चांसलर एक 130 करोड़ में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल। और जो कि इस पोजीशन पे पहुंचता है वो अपने कई दौर से गुजर चुका होता है, उसको सारी प्रॉब्लम्स पता होता है। तो फैला ने ये सोचा है कि ये जो वाइस चांसलर्स हैं इनको, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, इनको एजुकेशन की प्रॉब्लम्स पता है, प्रोस्पेक्ट्स पता है, इनके पास सॉल्यूशन है, इनके पास एक्सपीरियंस है। Because experience, I'm reminded of what Huxley said, experience is not what happens to you. Right. Experience is what you do to what you have, what it happens to you. Right sir. जैसे आपके साथ कुछ बीती है तो आपने उसको कैसे रिएक्ट किया है, जी, तो वो जो रिएक्शन है वो एक्सपीरियंस है आपका। आपने अभी हमारे फर्दर डिस्कशन में जब हम आउट ऑफ द फ्रेम बैठ के बात कर रहे थे, आपने कोट किया था लाइन, विनर हैव लाइक सॉल्यूशन एंड लूजर हैव एक्सक्यूजेस। हाँ जी। सो हाँ, तो वो बात है। तो इसमें वाइस चांसलर का एक ये फोरम आप जो है, इसमें आपने कुछ वाइस चांसलर अभी बिगनिंग में है, मेरा आपके साथ पूरा सहयोग भी है, मेरी इच्छा भी है, मेरी बेस्ट विशेज़ भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइस चांसलर जुड़ें, वो एक थिंक टैंक बने एजुकेशन सेक्टर का, जो सिर्फ एजुकेशन के बारे में सोच के इसकी रिफॉर्म्स के बारे में कंक्रीट सजेशन, एयर में नहीं, कंक्रीट सजेशन लेके उसको अप्रोप्रिएट फोरम, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ डिस्कशन करें कि हम आने वाले समय में हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशन बन सकती हैं। आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बहुत है जी सर, लेकिन जब हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। तो वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें क्या करना है, वो मिलके एक थिंक टैंक है। दैट इज द मोटो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैला, इफ आई हैव राइटली अंडरस्टूड। कंप्लीटली राइट सर, कंप्लीटली राइट। मैं फेडरेशन ऑफ एजुकेशन लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से परमजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुल के उन्होंने अपनी बातों को रखा और फैला के लिए जो भी उनका कंट्रीब्यूशन अभी है और आगे जो रहेगा वो एक हिस्ट्री बनेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारे सारे व्यूअर्स को थैंक यू वेरी मच।